हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज हमारी जो क्लास है वो रहेगी मध्यकालीन भारत में इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो गाइज़, आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश, जिसका जो शासनकाल है वो 1211 से 1236 तक रहा। कितना? 1211 से 1236 तक। ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ चलते हैं इल्तुतमिश की तरफ। तो गाइस देखो, ध्यान दो, इसमें पहला पॉइंट बनता है कि इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारी द्वारा शासित समय जो रहा है वो है 1211 से 1236 ईस्वी तक। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका जो संस्थापक, ऑनर या फाउंडर है वो, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो गाइज, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था उसकी जो जाति थी वो थी इलबरी नस्ल से। क्या थी? इलबरी नस्ल। और ये जो थे, ये वंश था इसका शमसी वंश। कौन सा वंश था? शमसी वंश। और इसके पिता का नाम जो था वो था इलाम खां। इलाम खां। तो गाइज, इसको भी नोट कर लेना, इसके पिता का नाम था इलाम खां। उपाधि जो मिली है इसे वो थी गुलामों का गुलाम, और दूसरा है हजरते दिल्ली। गुलामों का गुलाम और हजरते दिल्ली। तो गए आगे चले, जरा नोट कर लिया सभी ने? देखो जरा, इसमें है तीसरा पॉइंट, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था गाइस? इल्तुतमिश। ठीक है गाइस, इल्तुतमिश। और इसे साम्राज्य का स्वामी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? साम्राज्य का स्वामी या ओनर या इसका फाउंडर। 1211 में खलीफा ने इसे सुल्तान ए आजम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, कि सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने दी? तो बगदाद खलीफा था, 1218 में उसने इसे उपाधि दी थी कि सुल्तान ए आजम की उपाधि। ठीक है गाइस, सुल्तान ए आजम की उपाधि 1218 ईस्वी में मिली थी इसे। आगे देखो, 1205 ईस्वी में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर अपनी पुत्री का विवाह किया। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1205 में इल्तुतमिश को किया था, लेकिन 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दास मुक्ति पत्र भेजा था और उसे आजाद किया था। ठीक है। तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया और 1205 में ऐबक ने इल्तुतमिश को किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुल्तान बनने से पहले ही बदायूं का अख्ता या इक्तेदार था। सुल्तान बनने से पहले ही बदायूं का इक्ता का अख्तेदार था। कौन? इल्तुतमिश। और सबसे अच्छा पॉइंट देखो, एक इतिहासकार रेवर्ती के अनुसार बदायूं मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक भू राजस्व देने वाली रियासत थी। एक ऐसी रियासत बदायूं थी जहां से, जो इनकी रियासत थी बदायूं, वहां से सबसे ज्यादा टैक्स आता था। क्या आता था? सबसे ज्यादा टैक्स आता था। और वो मोहम्मद गोरी के समय से लेकर, अब से नहीं, मोहम्मद गोरी के समय से, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने का गुलाम जो था वो ऐबक था और ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रेवर्ती के अनुसार बदायूं मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक भू राजस्व देने वाली रियासत थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा शिरबिल्लाह कौन था? शिरबिल्लाह। और शिरबिल्लाह से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश ही प्रथम सुल्तान था जिसने शिरबिल्लाह से उपाधि प्राप्त करी थी। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं जरा। खलीफा का प्रमाण पत्र।
खलीफा का प्रमाण पत्र 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र द्वारा सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। ठीक है गाइज, साफ चमक रहा है बिल्कुल, वेरी गुड शाबाश। तो खलीफा का प्रमाण पत्र 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा ने घोषणा पत्र द्वारा सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की थी इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को। आगे चलो, खलीफा ने खिल्लत सम्मान सूचक वस्त्र भी भिजवाए थे। देखो गाइस, ऐसा था कि जो खलीफा था बगदाद का, उसने सुल्तान आजम की उपाधि तो दी और इसे सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाए। खिल्लत की उपाधि बोलते हैं जिसे, क्या? खिल्लत। ये एक अरबी शब्द है खिल्लत। चलो जरा, इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से लाहौर राजधानी बनाई और उसकी मृत्यु भी और मकबरा भी वहीं हुआ था लाहौर में। ठीक है गाइज, लेकिन इल्तुतमिश लाहौर से परिवर्तन करके दिल्ली को पुनः राजधानी बना दिया। ठीक है गाइज, आगे चलो। देखो, इल्तुतमिश के कुछ कार्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एग्जाम में बहुत आसानी से एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य थे कि यल्दौज का दमन इसने कब किया? तो यल्दौज का दमन 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में गजनी के उत्तराधिकारी यल्दौज की हत्या कर दी। कब करी? 1215 ईस्वी में। ठीक है, इस 1215 ईस्वी में यल्दौज की हत्या की थी इल्तुतमिश ने। और ग्यासुद्दीन आजम का दमन जो करा वो कब करा? 1228 में। और कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बहुत अच्छे पॉइंट है दोनों। चलो नोट करें जल्दी से। कर लिया? चलो जरा इससे आगे चलो जरा। अभी देखो, यहां से एक पॉइंट बनता है। देखो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना जरा, कि 1221 में, कब? 1221 में एक मध्य एशिया में एक देश था जिसका नाम था ख्वारिज्म। क्या था? ख्वारिज्म। एक देश था ख्वारिज्म। उसमें एक राजा था जिसका नाम था मकबरानी। कौन था? मकबरानी। ध्यान दे रहा। इसने क्या हुआ कि मकबरानी ने दुश्मनी मोल ली। किससे? मकबरानी ने दुश्मनी ले ली चंगेज खां से। ये एक मंगोल था, चंगेज खां। इसने इससे एक लड़ाई करी। तो क्या होता है कि मंगोल जो था चंगेज खां, वो इसका पीछा करता है और पीछा करता करता दिल्ली तक आता है। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत ही चालाकी से, चतुराई से अपने दिल्ली पर आक्रमण होने से बचा लिया। देखो क्या होता है कि जब मंगोल चंगेज खां जब दिल्ली आया तो इल्तुतमिश ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि जो मेरा मकबरानी था उसको मैंने शरण नहीं दी। और ये शरण लेने के लिए ही इल्तुतमिश के पास आया, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया। अब यहाँ से वापस लौटा तो जब चंगेज खां दिल्ली आया तो इसने बिल्कुल साफ कहा कि मैंने उसे शरण नहीं दी, जिससे कि इसे पता था कि ये मकबरानी को तो मारेगा ही मारेगा, बल्कि दिल्ली के शासन को भी और लूट लेगा। तो गाइस ध्यान दो, यहाँ से भागकर दिल्ली आया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी मदद नहीं की। चंगेज का आक्रमण 1281 में मंगोल चंगेज खां ने दिल्ली कूच किया, परंतु इल्तुतमिश ने चतुराई से आक्रमण रोक दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे चलो जरा। दल चालीसा गठन या तुर्कान ए चहलगानी का गठन। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है कि दल चालीसा गठन या तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसके शासनकाल में हुआ? तो देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। किसके में? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। ठीक है, ये विश्वसनीय सरदारों का एक गठन जो शासन चलाने में मदद करता था। ठीक है, ये 40 अमीर सरदार थे जिनका एक समूह था, जिनके नाम दिए गए दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी। आगे चलो। इक्ता व्यवस्था का जनक। इक्ता व्यवस्था का जनक। चलो, इक्ता एक अरबी शब्द है। अरे क्या हुआ? इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता एक अरबी शब्द है, देखो जरा, जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है।
इक्ता का मतलब जो होता है वो होता है कि भूमि का टुकड़ा। तो ध्यान दो आगे जरा। इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले में इक्ता बांटनी शुरू कर दी। जो इसके यहाँ काम करता था फौज में, सेना में, उसको ये नगद वेतन ना देकर मतलब जमीन बांटनी शुरू कर दी इसने। ठीक है। मुद्रा व्यवस्था सुनो जरा। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान था। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं हम, इल्तुतमिश की। ठीक है। किसकी? इल्तुतमिश की। आगे चलो जरा। चांदी का टका व तांबे के जीतल सिक्के किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने ही। आगे सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा भी इसी ने शुरुआत की थी। ठीक है गाइस। सिक्कों पर शिवनंदी, किसका? शिवनंदी व चौहान घुड़सवार अंकित करवाया। और निर्माण कार्य सुनो इसकी जरा। निर्माण कार्य में अच्छे देखो, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। अगर क्वेश्चन ये आता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। ठीक है। अब दूसरा है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। देखो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। उसकी कब्र पर इसने सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। और ये भारत का प्रथम मकबरा था। भारत का प्रथम मकबरा सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है, जो इल्तुतमिश का पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, उसकी कब्र पर। ठीक है गाइस। चलो, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर इसने सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। ठीक है। आगे देखो, इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन यहीं से एग्जाम पुट अप करता है कि गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? इल्तुतमिश को। ठीक है। इस इल्तुतमिश को दिल्ली में 2 मदरसों का ये निर्माण करवाए थे, तो इसका उपनाम दिया गया था हजरते दिल्ली। क्या नाम दिया गया? हजरते दिल्ली। तो आगे चलो जरा भाई। 2 मदरसों के नाम देखो कौन कौन से थे। मदरसे थे इसके, एक तो मदरसे ए मुइज्जी और दूसरा था नासरी मदरसा। ठीक है गाइज। एक तो मदरसे ए मुइज्जी और दूसरा था नासरी मदरसा। आगे देखो जरा। न्यायप्रिय शासक। न्यायप्रिय शासक महल के बाहर शेर की 2 मूर्तियां लगाई जिनके गले में घंटी लटकी हुई थी। तो गाइस देखो, इल्तुतमिश के महल के बाहर 2 शेर की मूर्तियां थी जिनमें सोने की घंटियां टंगी हुई थी। अगर किसी व्यक्ति को न्याय मांगना है तो वहां लाल वस्त्र पहने और उन घंटियों को बजाए, तो इससे ये संकेत होता था कि न्याय मांगने वाला कोई व्यक्ति आया है। और उसका एक पहचान होती, लाल वस्त्र पहने और उन सोने की घंटियों को बजा दे वहां पर। ठीक है। ये इसकी एक न्याय व्यवस्था थी। चलो जरा। घंटे को बजाकर न्याय मांगा जाता था और न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। ठीक है। न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। और इसके दरबारी इतिहासकार मिन्हास उल सिराज था, जिसकी पुस्तक है तबकात ए नासरी। कौन सी? तबकात ए नासरी। आगे चलो जरा। तबकात ए नासरी। देखो, अब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। यहां से देखो, मृत्यु हुई उसकी 30 अप्रैल 1236 में। कब? 30 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो क्या होता है कि जब ये इल्तुतमिश शासक था तो उसने क्या काम करा कि अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया। क्या करा? अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया। और लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसकी एक तुर्क दासी थी और इसकी पत्नी थी। उन्होंने अमीरों के साथ मिलकर रजिया सुल्तान को शासक ना बनाकर अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई ना? देखो, कंटेंट बिल्कुल आपको ऐसा मिलेगा हमारे चैनल पर कि आप अगर किसी ऐप को लेकर पढ़ेंगे तो इतना कंटेंट वहाँ भी नहीं मिल पाएगा जितना कंटेंट आप हमारे यहाँ फ्री क्लासेस से ले सकते हैं। ये कोई किसी एक किताब का कंटेंट नहीं है, ये 10 किताबों का कंटेंट मिलकर जब इतना आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे भाई। चलो जरा, यहाँ तक कर लिया नोट? लिखो जरा। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले रजिया को शासक घोषित किया था।
देखो मैंने अभी बताया था आपको कि इल्तुतमिश ने मृत्यु से पहले अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो पत्नी थी, देखो मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि इल्तुतमिश की तुर्क दासी एवं पत्नी शाह तुर्कान ने अमीरों के साथ मिलकर, किसके साथ? अमीरों के साथ मिलकर अपने पुत्र को शासक घोषित कर दिया। इसके अत्याचारों से परेशान होकर रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर लोगों से न्याय मांगा, क्योंकि ये एक अनपढ़ व्यक्ति था और रजिया इसके अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इससे उसने लाल वस्त्र पहने और जनता से न्याय मांगा। ठीक है इस, चलो आगे देखो, नोट करते रहो, इसके नोट्स बराबर बनाते चले भाई। हाँ चलो जरा, नवंबर 1236 में इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? रुकनुद्दीन फिरोज की। रुकनुद्दीन फिरोज की। ठीक है, किसकी हत्या कर दी? रुकनुद्दीन फिरोज की। चलो आगे जरा देखो, जन्म अब इसके बाद शासन कौन संभालता है? रजिया सुल्तान। कौन संभालता है? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठेगी। देखो रजिया सुल्तान, तो गाइस देखो आप किसी भी लूसेंट वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ रजिया सुल्तान का जन्म नहीं मिलता, लेकिन मैंने आप अपने कंटेंट में इसका जन्म भी आपके सामने लिख दिया है। जन्म है इसका 1205 ईस्वी। कब? 1205 ईस्वी में रजिया सुल्तान का जन्म हुआ और 1236 में गद्दी पर बैठी। इसका मतलब 31 वर्ष में गद्दी पर बैठ गई। क्लियर? चलो, दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक। देखो अंतिम तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा भारत एक गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र देश है। ठीक है, तो अब तो कोई शासक आने वाला है नहीं ऐसा, तो ये प्रथम महिला भी थी और अंतिम महिला भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलो वेशभूषा, कुबा जिसे कहते हैं कोट, व कुल्हा जिसे कहते हैं टोपी पहनकर इसने शासन किया। देखो जो कुल्हा और टोपी पहनकर इसने शासन किया, जिसके खिलाफ थे अमीर, क्योंकि एक लड़की अगर कुल्हा टोपी पहनती है तो उस पर इन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, चलो जरा, रजिया ने अबिसीनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर असल साला प्रधान, मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया। घोड़े के सरदार के पद पर नियुक्त कर दिया। असल साला प्रधान मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया। किसने? रजिया सुल्तान ने। किसने? रजिया सुल्तान ने। ठीक है, आगे चलो। इसी से प्रेम संबंध बताकर अमीरों ने रजिया को बदनाम कर दिया। इसी से प्रेम संबंध बताकर अमीरों ने रजिया को बदनाम कर दिया। तो आगे देखो, इससे अगला क्वेश्चन, रजिया ने भटिंडा, चमक रहा ना तक, रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि अल्तुनिया की शादी रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई? तो अल्तुनिया से। ठीक है, या रजिया सुल्तान ने किससे शादी की? अल्तुनिया से। ठीक है गाइस, चलो इसको उपाधि दी जमदत उल निशवाह। क्या उपाधि दी? जमदत उल निशवाह की उपाधि दी। चलो आगे, 14 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप रजिया की हत्या कर दी और डाकुओं द्वारा। ठीक है गाइस, चलो किसके द्वारा? डाकुओं द्वारा। रजिया की मज़ार जो है वो टोंक राजस्थान में है। कहाँ? टोंक राजस्थान में। और रजिया का मकबरा दिल्ली बुलबुली मोहल्ला तुर्कमान गेट के पास है। कहाँ है? देखो दिल्ली में बुलबुली मोहल्ला तुर्कमान गेट के पास इसका मकबरा है। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं। एल्फिस्टन के अनुसार, एल्फिस्टन क्या कहता है कि इतिहासकार था ये भी, एल्फिस्टन कहता है कि यदि रजिया स्त्री ना होती, देखो इस क्वेश्चन यहाँ देखो, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। किसमें? महान शासकों में नाम आता अगर रजिया एक स्त्री ना होती। ठीक है, तो और मिनहाज क्या कहता है? मिनहाज जो इतिहासकार था उसको सुनो। मिनहाज के अनुसार भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें समस्त गुण थे जो एक सुल्तान में होते हैं। ठीक है, मिनहाज कहता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें समस्त गुण थे जो एक सुल्तान में होते हैं। ठीक है, चलो यहां तक कर लिया नोट सभी ने?
तो सभी इसके साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। ये एसएससी, जीडी और यूपीएसआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो इनमें यहाँ से पुटअप हो जाएंगे। मैं आपको लिए कंटेंट ऐसा लेकर आया हूँ कि आपको किसी भी ऐप पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे भाई, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, देखो आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें कोई इतना वो नहीं, लेकिन हमें ये पता लग जाता है कि हाँ जी वीडियो कैसी चल रही है हमारी, या वीडियो कैसी बन रही है, हमें क्या पढ़ाना चाहिए, कैसा कंटेंट लाना चाहिए। ठीक है गाइज, तो अपना तो इससे आगे चलो आज इतना ही रहने दो, बाकी देखते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।